हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन साइंस अड्डा 24/7। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की अभी से आज से बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे मुझे नहीं जानते, आई होप कि आप सब लोग मुझे जान लो, क्योंकि इस चैनल पे अब मेरी बायोलॉजी की वीडियोस बहुत जल्दी आती रहेंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा बायोलॉजी का पेपर कब है, 18 मार्च को है ना। और हमारे पास बहुत सारे दिन का वक्त भी मिलने वाला है फुल रिवीजन करने के लिए। 14 डेज का गैप है बीच में, तो आई विल मेक श्योर कि तब तक हम उन 40 डेज में हम लोग सैंपल पेपर भी डिस्कस करें। और तब तक के लिए हम YT पे वन शॉर्ट सीरीज देते रहेंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको और ज्यादा डिटेल में या फिर अपनी सारी चीजों के ऊपर मतलब थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि नहीं यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो अभी आप सभी को पता है कि हमारा संकल्प 2.0 बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अशप्रीत मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रही हैं, एंड शिखर सर केमिस्ट्री, शिप्रा मैम इंग्लिश पढ़ाती है, ननू मैम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी। तो इस बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी दिक्कत है तो एक बार आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और भी चीजें हैं बहुत सारी जिसके अलावा आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो मेरी इस चैनल पे पहली क्लास हो रही है, तो मेरा नाम साक्षी तोमर है। और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मैंने BSc बायोटेक्नोलॉजी एंड MSc माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट B.Ed भी कर रखा है। और मैं 2 साल से 11th एंड 12th को एज वेल एज नीट को भी पढ़ा रही हूँ। तो आई होप जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं आप सब तक अपनी फुल एफर्ट के साथ दे पाऊँ, ताकि आप लोग भी है ना, आप लोग भी बढ़िया नंबरों से भाई पास हो। 70 में से 68 लाओ, 65 लाओ, 62 लाओ, मतलब अबव 60 तो आप सबके आने ही चाहिए। ठीक है तो आज का जो चैप्टर है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज इकोसिस्टम चैप्टर है। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना कि मतलब आपको एक बार या 2 बार इसका रिवीजन कर लिया ना तो बस बहुत है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही है, और ये कम एफर्ट में आपको ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है ना। तो आज पहले मैं इसलिए थोड़ा सा इजी सा चैप्टर लाई हूं भाई। एक क्लास में आप लोग खत्म कर लोगे, ज्यादा आपको लगेगा नहीं पहली मैम की बायोलॉजी की क्लास हुई, पहले इतनी लंबी चला दी, नहीं, धीरे धीरे करके, है ना। कल को शायद मेरी 2 घंटे की आए, कल को शायद जेनेटिक्स की मेरी पूरी एक वन शॉट आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग जो कवर करने वाले दैट इज इकोसिस्टम। और ये मैं आपको 1 घंटे की क्लास में पूरा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें फुल NCERT की हर एक लाइन पूरा कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, इकोसिस्टम की अगर आप बात करो, देखो इकोसिस्टम आप सभी को पता है इको मतलब क्या होता है। इको मतलब होता है होम, जहां पे आप सब लोग रह रहे हो, है ना। तो इकोलॉजी की अगर बात पढ़े, यानी कि स्टडी ऑफ होम। और जो हमारा जो होम है, जो मैं बोलूं होम क्या है भाई, यहाँ पे होम से किस चीज से रिलेटेबल है। हाँ, होम की बात करोगे तो वो कौन सी चीज रिलेटेबल है। हाँ, जो आप घर में रह रहे हो, अपने मकानों में रह रहे हो, इसमें उसका रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है ना। यहाँ पे होम का वो रेफरेंस है अर्थ, यानी कि हम सारे ह्यूमन बीइंग जिस पर रह रहे हैं दैट इज अर्थ। और उसका सिस्टम कैसे चल रहा है वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि होम यहाँ पे किस चीज से लिंक्ड है भाई, हमारी अर्थ से। हमारी अर्थ क्या है भाई, हमारा होम है। हम ना ही जुपिटर पे रह रहे हैं, ना ही सैटर्न पे रह रहे हैं, ना ही नेपच्यून पे रह रहे हैं। हम कहाँ पे रह रहे हैं भाई, अर्थ पर रह रहे हैं। तो ये हमारा होम है, और हम इसका सिस्टम कैसे चलता है ना वो पढ़ने वाले। इसका सिस्टम यानी कि इको प्लस सिस्टम, इसका सिस्टम कैसे चलता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। विद इन 60 मिनट्स आपका पूरा चैप्टर ये मैं रिवाइज कराने वाली हूँ। पूरा का पूरा चैप्टर, कोई भी चीज NCERT की नहीं रहने वाली, ये आप मतलब मुझ पे छोड़ दो। जैसे आप पढ़ते हो भाई बायोलॉजी के अंदर कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। सारी चीजें पढ़ते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे कैसे सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इकोसिस्टम में हम अपनी अर्थ का सिस्टम पढ़ते हैं भाई, कैसे सारे लिविंग बींग्स कैसे रहते हैं, है ना, कैसे सारे लिविंग बींग्स रह रहे हैं, सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कैसे जी रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं, उनकी स्टडी को हम लोग देखते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है यानी कि फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहां पे आप लोग देखोगे कि इंटरेक्शन होता है बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। अब आपने अब तक तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं ना। बायोटिक फैक्टर्स
ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स की बात करोगे, यानी कि बायो मतलब ही क्या होता है भाई, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब क्या होगा, बायो मतलब भी होगा लिविंग। तो यानी कि वो सारे फैक्टर्स भाई जिनके अंदर भगवान ने जान फूंक दी है, जो जीवित है, जो कि रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लोकोमोशन कर पा रहे हैं, सोचने समझने की जिनको शक्ति दी है, कॉन्शियसनेस दी है, उसी को तो हम लोग लिविंग बोल रहे हैं। पढ़ा था क्लास 11th क्लास में, क्लास 11th क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये सारी चीजें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी लिविंग है। तो वो लिविंग बींग्स, ये लिविंग कोई भी चीज हो सकती है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जब उनका इंटरेक्शन होता है किसके साथ, अबायोटिक फैक्टर्स के साथ, जैसे कि क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वाटर से इंटरेक्शन करते हैं भाई, वाटर से इंटरेक्शन करते हैं, फूड से इंटरेक्शन करते हैं, जिनके अंदर कोई भी जान नहीं है, इनके अंदर जान नहीं है, लेकिन इनके बिना हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते, इनके बिना हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन सारे बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक यानी कि अजैविक, है ना, जिनके अंदर जान ही नहीं है, ना चल सकते, ना बोल सकते, ना सोचने समझने की शक्ति है, कुछ भी नहीं है, दैट इज अबायोटिक फैक्टर्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स पे कैसे लिंक बनाकर कैसे इस इकोसिस्टम को चला रहे हैं, वो हम इस इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, है ना। तो यही चीज देखो यहाँ पर लिखी हुई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, जहां पे हम इंट्रैक्शन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एंड अलिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर अब नॉन बायोटिक ऑर्गेनिजम्स या अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा लेना देना है। ठीक है, इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, है ना, वायरस, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताया, एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, इनके साथ तालमेल बिठाकर इस अर्थ के ऊपर सर्वाइवल रखते हैं। तो ये पूरा क्या बनाते हैं, मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। क्लियर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर में आप बोलते हैं ना 2 मार्क्स क्वेश्चन मैम कहां से बनते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन बेटा यहीं से बनते हैं। ठीक है, अब ये जो इकोसिस्टम की जो टर्म है, ये सबसे पहले नाम किसने दिया था भाई, टेंसले जी ने दिया था। अभी की अभी इस क्लास में याद कर लो मेरे साथ, इकोसिस्टम किसने दिया था, टेंसले ने, A.G. टेंसले ने। इकोसिस्टम के फादर कौन है, E.P. ओडम। कौन है भाई, E.P. ओडम। और टर्म किसने दिया था, A.G. टेंसले ने दिया था। फादर कौन है इसके, E.P. ओडम है। आप इसकी अगर बात करोगे इकोसिस्टम्स की, तो इकोसिस्टम देखो बहुत टाइप के होते हैं। तो वो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या चीज होती है, जो मैनमेड नहीं होती है। आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, डायलिसिस करना। ठीक है, आर्टिफिशियल अब तो हर चीज बन चुकी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बन चुकी है। ज्वेलरी क्या, पहले तो गोल्ड की पहनते थे, सिल्वर की पहनते थे, अब तो आर्टिफिशियल है भाई, किसी के तांबे की पहन रहे हैं, पता नहीं अजीब अजीब मेटल्स की पहन रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है वो, कैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे हैं ना, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स बन रहे हैं, जो सबको मिक्स विक्स करके बनते हैं आर्टिफिशियल फैब्रिक्स, जो कि क्या है, जो कि मैन मेड है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। और जो हमारी धरती के ऊपर एज नेचुरली पहले से ही मौजूद है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स की अगर बात करोगे तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि क्रॉप फील्ड, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं ना, मैन किसान बेचारा इतनी जद्दोजहद करके अपना पूरी फार्मिंग से क्या करता है, आप सबका पेट भरता है। वो क्या है, मैन मेड ही तो, एक फार्मर ही तो कर रहा है ना कपास उगा रहा है, कॉटन उगा रहा है, सारी चीजें जो भी आप खा पी रहे हो, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ क्या उनकी खेती हो रही है, पूरा फार्मर्स खुद से कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम्स की बात करोगे जो पहले से धरती पे मौजूद है, उसको कोई नहीं बना रहा, भगवान ने जैसे का तैसा बस जमीन पे रख दिया है। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, सारे के सारे ओशन हो गए, है ना, ये सारे क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम्स है। इसके अलावा इकोसिस्टम 2 टाइप के और होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये दोनों ही किसमें आते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के सब टाइप्स हैं। ये दोनों ही किसके हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के सब टाइप है। नेचुरल इकोसिस्टम के सब टाइप्स हैं भाई,
नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर दो में क्लासिफाइड है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल यानी कि कहाँ, जहाँ पे जमीन है ना, जहाँ पे धरती है, जमीन है, उसको क्या किस में आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा। उसके एग्जाम्पल आप सभी को बताना चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करोगे, एक्वा मतलब भी क्या होता है, पानी, हाइड्रा मतलब भी क्या होता है, पानी होता है। कुछ ऐसे बायो के वर्ड्स है ना जिसको अगर आप कहीं पे भी लगा लो उसका मीनिंग सही में निकलेगा, जैसे कि जेनेसिस। जेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन, किसी भी चीज का फॉर्मेशन के पीछे क्या लग जाएगा, जेनेसिस। जैसे कि oogenesis हो गया, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। तो ऐसे कुछ बायोलॉजी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, उनका मतलब ही वही होता है। एक्वा मतलब क्या होता है, पानी, है ना। एक्वा कलर देखा ना, पानी जैसा रंग होता है एक्वा कलर। तो ये फ्रेश वाटर हो जाएगा एंड सॉल्ट वाटर हो जाएगा। फ्रेश वाटर में आप सभी को पता है क्या क्या आते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, लॉटेक, रिवर एंड स्ट्रीम्स। सॉल्ट वाटर में कौन से आ जाएंगे, सारे वेटलैंड्स आ जाएंगे, मरीन्स आएंगे, एस्टुरीज आ जाएंगे, सारे किस में आ जाएंगे, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम में आ जाएंगे। तो ये चीजें क्लियर हुई, कितने टाइप की इकोसिस्टम मौजूद है, मैन मेड एंड नेचुरल। नेचुरल फर्दर क्लासिफाइड है किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल के अंदर एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। एक्वेटिक सिस्टम में भी दो है, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। इतना बात भाई क्लियर, जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर है ना इतना, सभी को बात। हाँ जी, चलो फिर आगे बढ़ते। अब देखो कुछ चीज है जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि देखो मैं यहाँ पर अभी देखो हमारा संकल्प 2.0 चल रहा है, मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, अशप्रीत मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रही है ना, शिखर सर आपको क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो इन सबका देखो अपना अपना एक रोल है, अपना अपना एक संकल्प 2.0 के अंदर एक एक रोल है कि भाई मेरे अलावा कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ाएगा, फिजिक्स वाले सर के मैम के अलावा कोई और फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, इनका अपना एक पर्टिकुलर रोल है हमारे पूरे संकल्प 2.0 के अंदर। ऐसे अगर आप स्ट्रैटिफिकेशन की बात करोगे ना, तो ये क्या होता है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो उसमें अलग अलग स्पीसीज का अपने डिफरेंट लेवल पर एक रोल होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि नीचे देखो, आप बात करोगे नीचे छोटी मोटी, ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर देखो सारे टाइप के क्या होते हैं चीजें मौजूद होती है, सारे टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, छोटे प्लांट्स मिलेंगे, बड़े प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो छोटे प्लांट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास, फिर हर्ब्स, श्रब्स एंड टॉप ट्रीज, यानी कि ये ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे छोटे में क्या है, ग्रास हैं, हर्ब्स हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर टॉप ट्रीज हैं, ठीक है। तो यानी कि आप देखो उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि छोटे से बड़ा, मतलब हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर अपना अपना एक लेवल है इन सब चीजों का, जो इकोसिस्टम के अंदर, मतलब अगर एक लेवल है तो वो कोई नहीं ले सकता। जैसे कि अगर आप आगे पढ़ोगे इसके अंदर कि सन है, क्या है, सन है, सन अपनी लाइट किसको ट्रांसफर करता है भाई, किसको ट्रांसफर करता है, सारे के सारे प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, अपना एनर्जी। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, क्लियर। और उसके बाद आप देखोगे कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर इसके बाद इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इनको खाने वाले, दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स। तो देखो ये वाला जो कंज्यूमर्स है, ये कभी भी सन से डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते, है ना। तो उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हर लेवल पर, प्रोड्यूसर अपनी जगह, कंज्यूमर अलग जगह, यानी कि हर टॉपिक लेवल पर अपना अपना एक लेवल होना, दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। अभी धीरे धीरे मैं अभी आपको और आगे बताऊंगी तो आपको और ज्यादा एग्जाम्पल से ये चीजें याद रहेंगी। समझ में आ गया स्ट्रैटिफिकेशन। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं कि हमारा जितना भी इकोसिस्टम है वो दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कैसे फिजिकल चीजों पे कैसे मौजूद है, उनका क्या है, उनका तालमेल है, ठीक है। अब यही इसमें बता रखा था, बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन आते हैं आपको याद होने चाहिए। बायोटिक फैक्टर्स में सारे जीवित चीजें आएंगी, जीवित में भी सबका स्ट्रैटिफिकेशन है ना। सबसे पहले आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स, जो खाना बनाते हैं, जिनके ऊपर सारे के सारे चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट है,
कंज्यूमर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिकम्पोजर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यही नहीं होंगे तो आगे की चीजें भी इसके ऊपर नहीं चलेंगी। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इकोसिस्टम दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करता है, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स की बात करोगे तो उसके अंदर तीन चीजें फर्दर आती है, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो उत्पादक करेंगे, है ना, जो प्रोड्यूस करेंगे चीजों को, कंज्यूमर्स जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स, एंड फाइनली उनको हमको लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोलेंगे, जो फाइनली डिकम्पोज करते हैं। अब बायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो यानी कि सारे फिजिकल फैक्टर्स जो कि जिनके अंदर कोई भी जान नहीं है, लेकिन उनके बिना बायोटिक फैक्टर्स भी क्या ऐसे ही रहेंगे, बायोटिक फैक्टर्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस अर्थ के ऊपर। तो बायोटिक फैक्टर्स में जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गई, सॉइल हो गई, इन सब के बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं इसके। अब जो मैंने आपको बायोटिक फैक्टर्स बताया उसका पहले उसमें कौन आते हैं, उसमें पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, आप सभी को पता है, प्रोड्यूसर्स नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग क्या खाते हैं, आप सभी को पता है, हमें अपनी एनर्जी लेने के लिए बाहर से फूड लेना पड़ता है। हम वो कौन सी मूवी आई थी, एक कोई मिल गया में एक रोबोट था ना, जादू, तो उसको तो भैया वो धूप में खड़ा कर देते थे और वो अपनी एनर्जी ले लेता था, वो कोई फूड वूड नहीं खाता था। क्या पता किसी और प्लेनेट के लोग खाना वाना नहीं खाते हो, वो सीधा धूप में खड़े हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाता है, वो लोग रिचार्ज हो जाते हो। लेकिन हम लोग क्या है, हम तो भाई अर्थ पे रहते हैं, हमें तो खाना लेना ही पड़ेगा और हम लोग खाना खुद नहीं बना सकते, है ना। हम लोग धूप में खड़े होकर अपना से विटामिन डी बना सकते हैं, खाना नहीं बना सकते। तो प्रोड्यूसर्स हम लोग नहीं होंगे, हम लोग तो उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। प्रोड्यूसर्स कौन है, जो सीधा सनलाइट से एनर्जी ट्रैप कर रहा है। ये एक लौता ऐसा, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं आएंगे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक लौता ऐसा सेगमेंट है जो कि अर्थ के ऊपर एनर्जी ट्रैप कर रहा है। इसके अलावा कोई भी एनर्जी ट्रैप नहीं कर रहा। ये जितनी भी एनर्जी ट्रैप कर रहा है, जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारी उसी एनर्जी पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो। प्रोड्यूसर्स के अंदर सारे प्लांट्स आते हैं जो कि सूर्य की या फिर सन की एनर्जी, जो कि क्या है, एक सोलर एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी कौन सी, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। और जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लाते, वो कहीं से अपना सनलाइट के नीचे खड़े होकर एनर्जी नहीं बनाते। प्रोड्यूसर्स की बात करोगे, सिंथेसाइज करते हैं देयर ओन फूड, ठीक है, अपना खुद का खाना भाई ये लोग खुद जानना चाहते हैं, एकदम सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते ये लोग। ऑल आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं, सब चीज ऑटोमेटिक होती है, यानी कि खुद पे खुद। ट्रॉपिक मतलब कि मोड ऑफ, ट्रॉप्स मतलब क्या होता है, ट्रॉप्स मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है खुद पे खुद चलने वाले, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रही है, ऑटोमेटिक व्हीकल्स आ रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है, खुद पे खुद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, सब कुछ खुद पे खुद होता जा रहा है, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दे आर ऑटोट्रॉप्स, खुद ही अपने ऊपर सेल्फ कंप्लीट है। इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसमें मेनली कौन आएंगे, ग्रीन प्लांट्स आएंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर, वो ग्रीन किसकी वजह से है, उनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, और क्लोरोफिल के अंदर ये केमिकल एनर्जी बनती है ना। इसके अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोफिल, और इसी के अंदर ही क्या बनती है, ये केमिकल एनर्जी बनती है क्लोरोफिल की। यार मेन प्रोड्यूसर्स हैं, और क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्या हो रहा है इसके अंदर, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इसी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है जो ये बना रहे हैं। इनके अलावा कहीं से भी कोई भी एनर्जी नहीं बना रहा। समझ में आ गई बात। इसलिए बोलते हैं सन इज द ओनली एनर्जी सोर्स ऑन अर्थ। मतलब जितना भी सन एनर्जी दे रहा है ना, इन सारे प्लांट्स को जितना भी सन एनर्जी दे रहा है वही पूरे अर्थ की एनर्जी है, उसके अलावा कोई भी ट्रैप नहीं कर रहा है सन की एनर्जी को।
उसके बाद देखो, एनर्जी एंटर्स इनटू इकोसिस्टम थ्रू द प्रोड्यूसर्स। इकोसिस्टम के अंदर, हमारी पूरी अर्थ के ऊपर जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कौन ला रहे हैं? प्रोड्यूसर्स ही ला रहे हैं। सोलर एनर्जी इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। भाई आप भी सूर्य की तरह बनो, अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट बन जाओ भाई अपनी तरह। अपने बोर्ड के एग्जाम में अल्टीमेट होने चाहिए भाई, फोड़ के आने चाहिए, है ना। और ऐसा जैसे सन होता है ना, अपने टाइम पे उगता है, अपने टाइम पे छुपता है, अब आपको भी ऐसे ही करना है भाई। इतना कम टाइम बचा है ना कि अब आपको भी अपने ही टाइम पे ऊपर चढ़ना है और शाम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना रेस्ट करना है। एकदम रेगुलर हो जाओ, पंचुअल हो जाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। सिर्फ 1.5 महीने की बात है, ओनली, है ना, 40 डेज की बात है बस। इन एक्वेटिक्स इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन्स आर मेजर ऑटोट्रॉप्स। देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम आप देख रहे हो ना, कितने गहरे गहरे ओशियन होते हैं भाई, कितने मीटर तक गहरे होते हैं। वहां तक तो सन की एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती, तो वहां पे ग्रीन प्लांट्स थोड़ी होते हैं, उनकी जगह क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर जू प्लैंक्टन्स होते हैं। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यही ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यही छोटी मोटी जो भी हल्की फुल्की सन की एनर्जी लाइट नीचे तक आ रही है उसी को ट्रैप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन प्रोड्यूसर्स है? आपको सभी को पता होना चाहिए कौन है भाई? फाइटोप्लैंक्टन्स है। कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स है। 2 टाइप्स होते हैं इसके, फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप। ये भी 2 टाइप के हैं प्रोड्यूसर्स। कौन? फोटो मतलब ही क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, जो लाइट से अपनी एनर्जी बना रहे हैं। कीमो आपको सभी को पता है, जो केमिकल से अपनी एनर्जी बनाते हैं, केमिकल से। ये भी फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक कीमो ऑटोट्रॉप्स और एक होता है इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक्स यानी कि कार्बन से बनाते हैं, और इनऑर्गेनिक जो कार्बन के अलावा बनाते हैं। उतना नहीं पढ़ना, आपको ये जानना है कि 2 टाइप्स के फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स का बात खत्म। उसके बाद जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें हम लोग आएंगे, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। हम लोग कौन है भाई? हम लोग कंज्यूमर्स हैं। जैसे कि ऑल द हेट्रोट्रॉप्स ऑफ इकोसिस्टम आर नोन एज कंज्यूमर्स। हेट्रो यानी कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ट्रॉप्स मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रो। हम भाई इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आज के टाइम में तो यही हो रहा है, कोई इमोशनली, कोई मेंटली, कोई सोशली, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। खाने के लिए भी हम सब लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं भाई। हम लोग खुद अपना खाना नहीं बना सकते, अब खाना ही नहीं बना सकते तो और तो हम लोग काम क्या ही करने वाले हैं। They digest their food inside the body, first ingestion and then digestion। जैसे कि हम लोग हैं भाई, डायरेक्टली खा रहे हैं, फ्रूट आ गया, वेजिटेबल आ गई, रोटी आ गई, पराठा आ गया, आलू की सब्जी आ गई, दाल मखनी आ गई, सब लोग खा रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, माइक्रो नहीं है, छोटे छोटे, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े साइज के। मैक्रो कंज्यूमर हैं, फैगोट्रॉप्स हैं, और उनको हम लोगों को होलोजोइक भी बोलते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। प्रोड्यूसर्स कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स की बात करोगे, ये कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स टोटली हर्बीवोरस होते हैं, जो सीधा प्लांट्स को ही खा लेते हैं। गाय माता हो गई, हमारी गोट्स हो गई, जो सीधा प्लांट्स को ही खा रहे हैं, ठीक है। दे आर नोन एज हर्बीवोरस। पहले से पढ़ते हैं, 8th क्लास में भी चीजें पढ़ रखी हैं, जैसे काऊ हो गई, रैबिट हो गई। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करोगे, इनको हम लोग प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि पहले आने वाले मांसाहारी है। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी कौन कौन खाता है? तुम में से चिकन मटन, यहाँ पे मछली, चिकन मटन, कौन है यहाँ पे कार्निवोरस? तो सेकेंडरी कंज्यूमर का दूसरा नाम ही याद रखोगे, प्राइमरी कार्निवोरस। डॉग है, कैट है, स्नेक है, एक्सेट्रा। टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करोगे, ये क्या है? ये टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, जो सब कुछ खा लेते हैं, इनको हम लोग सेकेंडरी कार्निवोरस भी बोलते हैं, जैसे कि लायन हो गया, मैन हो गया। टर्शरी जो सब कुछ खा लेते हैं। अभी आपको फूड चेन पढ़ाऊंगी, फूड वेब पढ़ाऊंगी, उसमें ये और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, अभी बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कौन? डीकम्पोजर्स। बेचारे छोटे मोटे जीव है ना, बहुत छोटे मोटे जीव हैं, लेकिन इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी अर्थ के ऊपर कि अगर ये ना हो तो अर्थ एक दिन भी ना रह पाए इनके बिना। डीकम्पोजिशन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अपघटक,
शायद ऐसी कुछ बोलते हैं। Those living organisms which decompose the dead body of producers and consumers are known as decomposers, reducers, transformers और osmotrophs। ये इसी के ही आप बोल लो सिनोनियम्स हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स, रिड्यूसर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ऑस्मोट्रॉफ्स, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, रिड्यूसर्स, ट्रांसफॉर्मर्स या फिर ऑस्मोट्रॉफ्स। दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स। भाई देखो प्रोड्यूसर्स को क्या बोला था, मेजर कंज्यूमर्स, बड़े लेवल के थे ना, हम जैसे इतने बड़े बड़े बिना माइक्रोस्कोप के भी दिखते हैं हम लोग, ये बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेंगे और बहुत टाइनी होंगे, जैसे कि अर्थ वॉर्म हो गई है ना, सारे प्लैटी हेलमिंथेसिस पढ़ा था एनिमल किंगडम में, प्लैटी हेलमिंथेसिस, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, सब किस में आती हैं, इसी में ही आती हैं। दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े अमीनो एसिड्स की चेन्स को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ देती है, यानी कि बड़े, यानी कि कॉम्प्लेक्स, और वो किस में तोड़ रही है, इसको सिंपलर में तोड़ रही है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या है ये, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, आप घटक कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं। अब देखो जो हमारी इकोसिस्टम है ना, इसके अंदर क्या क्या हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोग हमारा पढ़ते हो, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, तो उसके अंदर ह्यूमन हार्ट का फंक्शन के अंदर कौन कौन है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, चैम्बर्स हैं, सब कुछ है। ऐसे ही इसका जो मेजर जो फंक्शन है, जैसे हमारा हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, है ना, ब्लड को मतलब थिन नहीं होने देना, प्रॉपर रेगुलेशन, टाइम पर एकदम फ्लो करना, ऐसे ही मेजर फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का, भाई ये सारे इकोसिस्टम के फंक्शन है, अगर ये ना करे तो हमारे इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाए, चले ही ना, अर्थ खत्म हो जाए, तो ये सारे उसके फंक्शन है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम 4, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। अब इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, क्लास में एनर्जी सभी का बना रहना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, क्लास में बताओ, जल्दी से बता दो, एनर्जी सभी का बना रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आपकी क्या प्रोडक्टिविटी, आप 1 घंटे में कितना पढ़ लेते हो, आप 2 घंटे में कितना पढ़ लेते हो, ऐसे हमारी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है भाई, वो कितने एरिया में कितना प्रोड्यूस कर लेती है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। प्रोडक्टिविटी हर किसी की अलग अलग है, मेरी आप लोगों की, हर बच्चे की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, कोई 1 घंटे में कितना, है ना, कोई कम समझ पाता है, तो सबकी अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, यानी कि आप मानो आपको बताना चाहिए कि ये कोई एरिया है, कि जितने भी लिविंग मास है, जैसे कि प्लांट्स का मास है, हमारा मास है, जितने भी इस एरिया में रहते हैं, आप मान लो कि यहाँ पे बायोमास कितना है, मतलब यहाँ पे जितने भी, अभी बायोमास छोड़ो, यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे, ट्रीज थे, एनिमल्स थे, चींटियां थी, सब कुछ, लेकिन लिविंग होने चाहिए, उनकी कितना था, 1000 किलो। लेकिन देखो हमारी बॉडी में आप खुद देख रहे हो कि मतलब 70% लिक्विड होता है, 30% सॉलिड पार्ट होता है, ऐसी ये वाला रूल हर जगह, मोस्टली लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट कम होता है सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे पेड़ होते हैं, देखा ना कि एक सेल के अंदर कितना सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है, ऐसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितना सारा लिक्विड पार्ट है, साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड पार्ट ही है। तो ये जितना भी बायोमास है, मतलब बायोमास तो नहीं, बायोमास छोड़ो, तो जितना भी बायो लिविंग का वेट था, अगर आप उसमें से पानी को निकाल दो, अगर आप उसमें से लिक्विड मटेरियल को निकाल दो, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल बचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई
उसको हम लोग बोलते हैं बायोमास, यानी कि मास जो कि क्या है, जो कि सॉलिड है भाई, बिना किसी पानी वानी के, उसके अंदर कोई भी लिक्विड कंपोनेंट नहीं है। अगर हम इसका मास 1000 किलो है तो इसकी का बायो मास कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, या फिर कितना कम होगा, 700 हो जाएगा, या बहुत कम होगा। वेट आप कुछ भी मान लो, लेकिन पानी लिक्विड पार्ट निकाल दो, सॉलिड पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायो ना। मास क्या होता है भाई, सॉलिड पार्ट। तो वो कितनी एरिया में है, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, तो कितना पर किलोमीटर में कितना बायोमास है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी। और वो भी विद इन अ गिवन पीरियड, एक साल के अंदर एक और दूसरे साल के अंदर कितना मास रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इसको हम किस किस में मेजर करते हैं, वेट में एंड एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी में करेंगे तो किलो जूल यूनिट हो जाती है ना, किलो जूल। वेट में करेंगे तो किलोग्राम, है ना। और ये एरिया में भी डिस्कवर्ड हो रहा है, पर यूनिट एरिया, यानी कि किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जूल में है तो किलो जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी कुछ यूनिट्स हैं जिसमें ये प्रोडक्टिविटी मेजर होती है। क्लियर। अब देखो, इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी कि हम इसमें अलग अलग इकोसिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक था, टेरेस्ट्रियल था, उसमें अलग अलग कंपेयर करेंगे कि हर एक की कितनी कितनी प्रोडक्टिविटी है। जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, it is the amount of plants during photosynthesis। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। 2000 अभी 2023 के नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था भाई, यहाँ पे देखो एक एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे जीवित चीजें हैं, छोटे एनिमल्स हैं, सब लोग हैं, ठीक है। तो ये ना अपनी कुछ एनर्जी बनाते हैं। पहले तो प्लांट्स अपनी कुछ एनर्जी बनाते हैं जो कि सन से ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जितनी भी ग्रॉस सम टोटल समरी आ जाती है उसके अंदर, जितनी भी सम टोटल प्रोडक्टिविटी है किसी भी प्लांट्स की, जो अभी तक उसने सीधा सन से लेकर बनाई है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये सन था, है ना, सन से सारी एनर्जी किस में चली गई, छोटे मोटे प्लांट्स में चली गई। तो इन्होंने जितनी भी एनर्जी बनाई, मानो इन्होंने एनर्जी बना ली 10,000, इन्होंने बना ली 10,000 जूल एनर्जी बना ली, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीपीपी, जीपीपी। उसके अलावा अब इन्होंने इतनी एनर्जी बना ली, लेकिन ये एनर्जी वो खुद में भी तो यूज करेंगे भाई, इनके अंदर इतनी सारी मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज होती हैं, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, सारी चीजें हो रही हैं। तो वो ये वाली एनर्जी तो यूज करके कर रहे हैं अपनी सारी चीजें, मेटाबॉलिकली एक्टिविटी सब चीजें इसी एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो उस एनर्जी को जो इन्होंने अपने ऊपर यूज कर ली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन सांस लेने में यूज कर ली, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट क्या बोलेंगे इसको, रेस्पिरेशन रेट। अब देखो, मानो इन्होंने 10,000 जूल एनर्जी बनाई थी, लेकिन इन प्लांट्स ने अपने ऊपर इतनी सी एनर्जी यूज कर ली अपने खुद के जीवन व्यापन के लिए, जीवन जीने के लिए यूज कर ली, है ना। तो ये कितनी एनर्जी यूज कर ली, मानो उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया भाई 1000 जूल इन्होंने अपने ऊपर खर्च कर ली। दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन रेट। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्लियर। इसके बाद एक और आएगी चीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, यानी कि अब इसने 10,000 जूल एनर्जी खुद बनाई थी सन से, तो इसने 1000 जूल एनर्जी अपने ऊपर खर्च कर ली, रेस्पिरेशन अपने ऊपर इस्तेमाल कर ली, बची कितनी भाई, बची 9000 जूल एनर्जी, है ना। और ये एनर्जी अब जो इस पेड़ को खाएगा, जैसे कि हर्बीवोरस हो गए, जो पूरा पूरा पेड़ खा गया, वो ये वाली एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर हो गई, अगले ट्रॉपिक लेवल में चली गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि एनपीपी। समझ में आ गई, एनपीपी। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन बताइए क्या आया था, अभी बताती हूँ क्वेश्चन क्या आया था। इसमें फॉर्मूला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। ठीक है, याद रखेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। इसमें क्वेश्चन आया था कि इसमें आर क्या डिनोट करता है, बस इतना था, इतना नीट में सोचो क्वेश्चन आया था, उठा के देख लेना 2023 में। आर डिनोट करता है रेस्पिरेशन रेट, आर क्या डिनोट करता है इसके अंदर, रेस्पिरेशन रेट इसके अंदर डिनोट करता है। ठीक है, तो ये चीज बता रखी है, होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि टोटल समराइज जितनी भी एनर्जी बनाई थी, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यही फॉर्मूला लिखा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। क्लियर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड रेस्पिरेशनल लॉस। आर क्या होता है, रेस्पिरेशनल लॉस होता है। जीपीपी कभी भी इक्वल नहीं होगा एनपीपी के, बिकॉज कंसिडरेबल जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, है ना, क्योंकि तो वो एनर्जी अपने ऊपर भी यूज करते हैं। समझ में आई वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी क्या, अभी इसको लगा लो, मार्क कर लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का, इज दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये तो प्राइमरी हो गई, जो पेड़ पौधों से बन रही थी, प्रोड्यूसर से। अब ये हो जाएगी सेकेंडरी, जो कि कंज्यूमर से बन रही है, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, जैसे कि हम लोग, है ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई होप कि प्रोडक्टिविटी पहला जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज डीकंपोजिशन। वो कौन सा है, वो है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन से आप सभी को पता है, यानी कि ऑर्गेनिक चीज, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स को किसमें तोड़ देना भाई, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देना। किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देना, बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देना बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर लिखा है ना, जो चीज मर चुकी है। चींटी मर जाती है, देखा ना कैसे उस पर सारे कीटे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसको पूरा मिट्टी में मिला देते हैं, दैट इज डीकंपोजिशन। यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, जरूर लिख के आना, डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ना, जो कार्बन के अंदर कुछ तोड़ देती है, कुछ कार्बन के अदर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है, अदर देन कार्बन, उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बाय द डीकंपोजर्स, जो कि क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि डीकंपोजिशन क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर के अंदर टूट रहा है। ठीक है, डेट्रिटस क्या होता है, डेट्रीवोरस क्या होता है। डेट्रिटस वो है जो चीज टूट रही है, यानी कि जो चीज मर चुकी है, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, जो टूटने वाली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट्रिटस बोलेंगे। और दूसरी चीज उसके अंदर आएगी डेट्रीवोरस, जो चीज ये प्रोसेस को करवा रही है वो कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म, लॉन्ग वॉर्म्स, सारे प्लैटी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। डेट्रिटस मतलब कि रॉ मटेरियल ऑफ डीकंपोजिशन as dead plants, animals and animal feces is called detritus. डेट्रीवोरस की बात करोगे, ये एनिमल्स हैं दैट फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक
कौन कौन से जाएंगे देखो उसके अंदर, अर्थवॉर्म हो गई, टर्माइट्स हो गई, स्नेल्स हो गई, जो उनको खाना समझ के खाती हैं। ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से पैरासाइट भी हैं, सैप्रोफिट्स है ना। पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे होस्ट के ऊपर चिपक के अपना ऑर्गेनल, अपना सर्वाइवल करते हैं, पैरासाइटिक है। सैप्रोफिटिक कौन हो गए, जो मरे हुए के ऊपर करके पैरासिटिक करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग पैरासिटिक भी बोलते हैं, पैरासाइट्स, या फिर इनको हम लोग सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं। सेम ही चीज है, सैप्रोफिटिक। क्लियर है? आई होप कि अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब जितनी भी डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स के अंदर होती है। कितने स्टेप्स के अंदर होती है? 5 स्टेप्स के अंदर होती है। इसी सीक्वेंस में आपको ये लिख कर आना है। ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। 3 में आएगा तो आपको एक्सप्लेन करके भी आना पड़ेगा, डायग्राम भी बना के आना पड़ेगा। 2 में आएगा तो सिंपल बस डिकम्पोजिशन के स्टेप्स के नाम लिख देना। आ सकता है भाई, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है कि डिकम्पोजिशन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं भाई? 5 स्टेप्स होते हैं। अभी मेरे साथ याद करो, अभी मेरे साथ याद करने स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। यानी कि पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की बात करोगे, यानी कि अगर आप देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कि ये मेरे पास मानो ये मार्कर है, अगर इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दूं दैट इज फ्रेगमेंटेशन। यानी कि जो डेड चीज मर चुकी है उसके छोटे छोटे अगर मैं टुकड़े कर दूं दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। ठीक है, और कौन तोड़ रहा है इनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेट्रीवोरस तोड़ रहे हैं, डन बाय डेट्रीवोरस। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग होता है यानी कि उसके अंदर जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि वाटर हो गया, वो सारा मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और जितना सरल सॉलिड पार्ट हो ना वो ऊपर रह जाए। यानी कि उसमें से जितना भी डेड पार्ट है उसके अंदर से लिक्विड वाला पार्ट गायब हो जाए, मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और सॉलिड पार्ट ऊपर बच जाए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीचिंग। सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड गोज डाउन टू सॉइल। सॉइल के अंदर चले जाता है, सॉइल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीचिंग। क्या बोलेंगे भाई? उसको लीचिंग बोलेंगे। तीसरा चीज है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जितने भी, अब वो जो चीज जो हमने तोड़ी है जो कि डेड थी, अब उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, वो आप सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टूट जाए, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल में टूट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। डिकम्पोजर्स करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एंजाइम रिलीज करती हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से जितने भी बड़ी बड़ी चेन्स थी अमीनो एसिड्स की, प्रोटीन्स जिसकी भी थी, वो सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टूट जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या बनता है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मैम फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है? बहुत बच्चे पूछते हैं कि फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है। बेटा देखो, ये डिफरेंस है कि फ्रेगमेंटेशन आप फिजिकल ब्रेकडाउन को भी आप फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हो, फिजिकली चीजें टूटना, लेकिन केमिकल चीजें तोड़ना, केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ना, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना, वो कैटाबॉलिज्म में आता है। इसी का अपोजिट क्या होता है? एनाबॉलिज्म। इसी का अपोजिट क्या होता है? एनाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, तो केमिकली ब्रेकडाउन होना उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म में, और फिजिकल ब्रेकडाउन होना किसको बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन में। फिजिकल ब्रेकडाउन होना। फिर आ जाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? अब जितना भी डार्क सब्सटेंस बचता है ना, ह्यूमस, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, ह्यूमस, और उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मतलब रिच इन मिनरल्स होता है। ये एज अ फर्टिलाइजर्स भी काम करता है, खाद के रूप में भी हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड होता है, डेट इज कन्वर्टेड टू ह्यूमस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमिफिकेशन। डार्क होता है, एमॉर्फस सब्सटेंस है, हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, इसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन काम नहीं कर पाते। ठीक है, अंडरगो डिकम्पोजिशन वेरी स्लोली, बहुत स्लो। अब यहाँ तक तो स्पीड स्लो होती है डिकम्पोजिशन की, थोड़ी फास्ट होती है, बट यहाँ पे आते जैसे वो ह्यूमस बन जाते हैं, जैसे उसके अंदर सॉलिड पार्ट सारा निकल गया, सॉलिड बचा है सारा, यहाँ से स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। और रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू कोलाइडल नेचर,
बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम रिच होता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन रिच होता है। इसको एज अ यूज हम फर्टिलाइजर्स भी करते हैं। अब देखो, अब जितने भी इसके अंदर मिनरल्स थे वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत स्लो तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। यानी कि ह्यूमस इज डिग्रेडेड टू रिलीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू न्यूट्रिशन। यानी कि अब ये सारे मिनरल मिट्टी में मिल जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 5 स्टेप आपको सीक्वेंस वाइज ही याद होने चाहिए। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन एंड मिनरलाइजेशन। 5 पॉइंट्स हैं। 2 नंबर में आए तो सीधा पॉइंट्स लिखने हैं, 3 में आए तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके आना है। समझ में आ रही है भाई सभी को बात? अब देखो इन फैक्टर्स को, ये जो डिकम्पोजिशन में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन हो गया, जो कि जैसे कि केमिकल कंपोजिशन, अगर उसके अंदर बहुत सारा ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जैसे कि लिग्निन हो गया, काइटिन हो गया, इसको तोड़ने में बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो स्लो है। और जिसके अंदर बहुत सारा डेट्रिटस है जो कि रिच है नाइट्रोजन में, वाटर सोल्यूबल, इसके अंदर बहुत सारा वाटर कंटेंट है, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो क्या है, केमिकल फैक्टर्स है। कि वो किस पे बनता है। दूसरा है क्लाइमेट कंडीशन। अगर देखो वार्म है, मॉइस्ट है एनवायरमेंट, जैसे आप अगर गर्मी आ जाएंगे, आप देखो खाना कितनी जल्दी सड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत जल्दी माइक्रोबियल एक्टिविटीज ग्रो करती है। लेकिन ठंड में फ्रिज से बाहर भी खाना रख दो, इतनी जल्दी माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते। तो जहाँ पे भी वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट है, वहां पे डिकम्पोजिशन कैसा होगा, फेवर में होगा, और जैसा मतलब ज्यादा तेज होगा। और जहाँ पे लो टेम्परेचर है, एनारोबिस है, वहां पे इनिबिट करेगा, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। क्लियर बात? डिकम्पोजिशन कंप्लीट हुई, प्रोडक्टिविटी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा भाई फूड चेन। ये किस में आएगा, एनर्जी फ्लो के अंदर। ये बहुत इजी टॉपिक है, आई होप कि आप सब ने पढ़ रखा है। फूड चेन क्या है भाई, फूड चेन है यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फूड, है ना, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, फूड का ट्रांसफर हो रहा है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड चेन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। बहुत सिंपल है ना। यानी कि फूड का ट्रांसफर होना, चेन आपको पता है लंबी लंबी चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है, फूड का ट्रांसफर होना। और फूड इनडायरेक्टली क्या है भाई, एनर्जी तो है। फूड के अंदर क्या है, जो हम लोग रोटी चपाती खा रहे हैं, कार्ब्स है, एनर्जी है, तो इसी का ही ट्रांसफर होना। फूड रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के अंदर बताता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, कैसे पेड़ बना रहे हैं, कैसे सब कुछ बना रहे हैं, वो आगे कैसे ट्रांसफर हो रही है। डिफरेंट स्टेप्स इन अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। जितने भी फूड चेन के अंदर स्टेप्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। फूड चेन आगे 2 टाइप की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, और नेक्स्ट कौन सी होती है, नेक्स्ट होती है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन की बात करोगे, ये हमेशा और हमेशा प्लांट से स्टार्ट होती है। याद रखना, ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स, या फिर ग्रीन चीजों से स्टार्ट होगी। ग्रास भी प्लांट्स में तो आता है। द फूड चेन दैट बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है, ग्रीन प्लांट्स हैं। कौन है भाई, ग्रीन प्लांट्स हैं। विद हर्बीवोरस आर कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। यानी कि जो इतनी भी फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन प्लांट्स चेन। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, गोट ने, गोट को किसने खाया, मैन ने। 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड होती है डेट्रिटस फूड चेन, जो कभी भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होती, ये हमेशा डेट्रीवोरस या डेट्रिटस से चालू होती है। डेट्रिटस यानी कि रॉ मटेरियल। डेट्रिटस क्या है भाई, रॉ डेड मटेरियल, dead. The food chain that begins with dead organic matter is called detritus food chain. और ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया सेप्रोफाइट्स यानी कि जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। जैसे कि मशरूम्स हो गए, है ना। These are called decomposers, fungi, bacteria which feed on detritus. Detritus, earthworm and bird. कौन कौन है, जैसे कि detritus है, कोई मरा हुआ कुछ पड़ा हुआ है, उसको कौन खाएगा, अर्थवर्म खा लेगी। अर्थवर्म को कौन खा लेगा, चिड़िया खा लेगी। इसी का तीसरा पार्ट भी है, एक होती है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन वो फूड चेन है जो मरे हुए पे ग्रो नहीं करेगी, लेकिन एक लिविंग पे ग्रो करती है। किस पे, लिविंग पे। पैरासाइट कौन होते हैं,
जैसे कि हमारे बालों के ऊपर जू आ जाती है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ वॉर्म्स आ जाती हैं जो कि लिविंग के अंदर ग्रो करते हैं, मरे हुए के ऊपर नहीं, लिविंग के ऊपर, लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि ट्री है, लिविंग है, इसके ऊपर कौन ग्रो करता है, बर्ड, बर्ड के ऊपर कौन ग्रो करती है, पैरासाइट्स, यानी कि क्या है, ये लिविंग के ऊपर ग्रो कर रही है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट। आपको पता है कि पैरासाइट फर्दर क्लासिफाइड हो जाती है एंडो पैरासाइट एंड एक्टो। एंडो पैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर जाके पैरासाइट बनती हैं, और एक्टो पैरासाइट जो हमारी सरफेस पे, जैसे कि जू है, सर में जू हो जाती है ना, वो किसका एग्जाम्पल है, एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो ये था किसका डिफरेंशिएशन, फूड चेन का डिफरेंशिएशन। अब इसमें आ जाते हैं बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये डेट्रिटस है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसी को हम लोग फूड चेन में जितने भी ये स्टेप्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। 4 टॉपिक लेवल आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। 4 ही तक है, 5 तक नहीं है, 4 टॉपिक लेवल मौजूद हैं इकोसिस्टम में। बिकॉज लेवल ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग, अगर जितनी जितनी एनर्जी बढ़ती है उतनी ही एनर्जी क्या डिक्रीज होती चली जाती है फर्स्ट टॉपिक लेवल से सेकेंड टॉपिक लेवल पर। ओनली 10%, 10% लॉस ही कोई तो बोलते हैं, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में केवल और केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर्ड होती है। फर्स्ट टॉपिक लेवल T1, ये कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं, इनके पास कितनी एनर्जी है, 100, देख रहे हो एकदम डार्क ब्लू। इनके ऊपर कौन मौजूद है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, इनको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सिर्फ 10% एनर्जी आई। फिर इसके ऊपर कौन मौजूद है, इसके ऊपर मौजूद है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जिनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, उसके ऊपर केवल और केवल 1% एनर्जी है ना। 10% निकाल लो, मैथ्स वाले स्टूडेंट, फिजिक्स पढ़ते हो इतना तो पता है ना। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टॉप कंज्यूमर, जैसे कि मैन है, लायन तक है, हमारे तक बहुत कम एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि 0.1%। ओनली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड बोलते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। मैं जितना कम टाइम में और एक एक चीज आपको एनसीईआरटी की कवर हो रही है, ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी छोड़ रही हूँ। अगर आपने आज की मेरी क्लास ये वाली कर ली ना, तो मतलब ये मेरी तरफ से गारंटी, कुछ एनसीईआरटी में से बचेगा नहीं, इस क्लास में कुछ भी नहीं है। और जितना मल्टीपल रिवीजन इसी चीज का करोगे ना, उतना ही आपका स्ट्रांग होती चली जाएंगी, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता चला जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा इतनी बार आप ये सारी चीजों का रिपीटेशन और जितनी बार इसको याद करोगे। बायोलॉजी में देखो करना तो पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, 2 मार्क्स के अंदर स्टैंडिंग क्रॉप वाला क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, डिफाइन स्टैंडिंग क्रॉप, 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, ईच टॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखो किसी भी टॉपिक लेवल पे, जैसे कि सारे प्लांट्स थे, है ना, प्रोड्यूसर्स है, ये क्या है, पहला ट्रॉपिक लेवल है। इस प्रोड्यूसर्स के अंदर ये जो पहला कोई ट्रॉपिक लेवल है, इसके अंदर कुछ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मास है ना, लिविंग मास है पर टाइम के अकॉर्डिंग। एक साल में कुछ होगा, एक महीने में कुछ होगा, 2 महीने में कुछ होगा, उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एट द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। इसको कैसे मेजर करेंगे कि बायोमास कितना है किसी भी ट्रॉपिक लेवल का। इसमें ट्रॉपिक लेवल के मीन्स में है कि प्रोड्यूसर्स का ट्रॉपिक लेवल बायोमास कितना है, वो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप है। प्राइमरी कंज्यूमर्स का बायोमास कितना है, वो उसका स्टैंडिंग क्रॉप है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फूड वेब है, मैंने आपको एक चेन बताई, बहुत सारी मल्टीपल फूड चेन इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाती है, फूड वेब। फूड चेन को मल्टीपल इंटरेक्शन से क्या बनाएंगे, फूड वेब। जैसे कि प्लांट है, इसके ऊपर गिलहरी भी डिपेंडेंट है ना, छोटे मोटे अर्थवॉर्म भी डिपेंडेंट हैं, हिरन भी डिपेंडेंट है ना, ये हिरन भी डिपेंडेंट है। हिरन को कौन खा रहा है, लायन, यानी कि मल्टीपल फूड चेन, पहले से पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीजें, है ना, फूड वेब कहलाती है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है आपने पढ़ लिया है ना, फंक्शंस पढ़ रहे थे ना, ये लास्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो, यानी कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का कैसे फ्लो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बायोमास,
इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी फ्लो। एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, नंबर में कैसे आप ट्रांसफर देख सकते हो, बायोमास में कैसे फ्लो हो रही है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि स्टोरेज, एक्सपेंडिचर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर 2 लॉ पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन के ऊपर कौन डिपेंडेंट है भैया, सन के ऊपर प्रोड्यूसर्स डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर कंज्यूमर्स डिपेंडेंट है, और फिर इन सब को कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब मर जाते हैं इनके ऊपर कौन वर्क कर रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डेट्रीवोरस, है ना, डेट्रीवोरस। इसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, कौन, डेट्रीवोरस। और ये इसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोजिशन में, यानी कि मिनरलाइजेशन कर देते हैं, जो मैंने आज पढ़ाया था। और मिनरलाइजेशन करके किस में चले जाते हैं, ये फिर से प्रोड्यूसर्स के अंदर मिट्टी के थ्रू चले जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि एनर्जी फ्लो कैसा कैसा होता है। इसी के बेसिस पे हमने कुछ इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यानी कि आप ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट करोगे हर एक ट्रॉपिक लेवल को। ये 3 टाइप के होते हैं, एनर्जी का पिरामिड देखोगे, बायोमास का पिरामिड देखोगे, और पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। 3 टाइप के पिरामिड्स हैं, एनर्जी, बायोमास एंड नंबर। मेरी तरह याद करते हुए चलो चैप्टर्स को। पहला है द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जितना भी बेस है सबके, पिरामिड, पिरामिड ऐसे होते हैं ना, इन सब का पिरामिड का जितना भी बेस है वो क्या है, ब्रॉड है, नीचे से चौड़ा है। द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। ये जो रिलेशनशिप हम 3 चीजों में देख रहे हैं, नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। इसके बाद द बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंटेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड एपेक्स इज द टॉप कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो बेस है, इसमें देखोगे जो सबसे नीचे वाला बेस होगा ये हमेशा प्रोड्यूसर होगा। कौन होगा, ये हमेशा प्रोड्यूसर्स होगा। इसके जो टॉप पे होंगे, एपेक्स पे, ये कौन होंगे, ये हमेशा कंज्यूमर्स होंगे। और जितने भी बीच में आएंगे ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होंगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। In most ecosystem, all the pyramids of number, energy and biomass are upright. यानी कि मोस्टली सारे सीधे होंगे, ऐसे नीचे से ब्रॉड और एक में ऊपर। आप बस एक में देखोगे, एक में उल्टा होता है, बस एक है, एक इसका एक्सेप्शन है जो उल्टा होता है, बाकी सारे कैसे हैं, अपराइट हैं, सीधे के सीधे बने हुए हैं। भाई एनर्जी बनी रहनी चाहिए, बस 5 मिनट और चैप्टर खत्म। किसी की भी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। देखो मेरी लो नहीं हुई है अभी तक, मैं भी खड़े होके पढ़ा रही हूँ, है ना, मेरी लो नहीं हुई है। आप लोगों को भी कहीं नहीं भागना है, पूरा चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करके जाओगे आप सबके सब। ठीक है, पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के उस पे अगर आप प्रोड्यूसर्स देखोगे, सारे प्लांट्स, पौधे, सारे कंज्यूमर से नंबर में ज्यादा है। अगर ये 10,000 हैं तो ये हमेशा कितने होंगे, 1000 होंगे, या फिर 10,000 से तो कम ही होंगे, है ना। देख रहे हो कम नंबर है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम नंबर में, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम नंबर में, और टर्शरी कंज्यूमर बहुत कम नंबर में होते हैं। जैसे कि लायन देख लो, टाइगर देख लो, फॉरेस्ट के अंदर टॉप कंज्यूमर है लेकिन कम नंबर में है। उससे ज्यादा नंबर में आपको जिराफ दिख जाएंगे, है ना, और भेड़िया दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे। लेकिन टर्शरी कंज्यूमर जो टॉप पर है वो हमेशा कम होगा। और प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या है, जिनके ऊपर ये पूरा एनर्जी टिका है, उसको वो तो बड़ा ही होगा ना, वो तो बड़ा ही होगा जब पूरा फ्लो कर रहा है, तो वो ज्यादा करेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर्स। सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो सबसे ज्यादा बायोमास है। बायोमास क्या है भाई, किसी में से लिक्विड पार्ट निकाल दो, उसके जितना भी सॉलिड पार्ट है वो क्या है, उसका बायोमास है। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर आप मानो कितना लिखा है, 2.1 इंटू 10 की पावर 7 kg पर किलोमीटर स्क्वायर क्या है, इसमें मास है। हर्बीवोरस के अंदर कितना है, 21,000 kg। देख रहे हो घट रहा है, जैसे घट रहा है, बायोमास घट रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर्स का 2100 और टॉप का 4000 किलोग्राम क्या है, बायोमास है। ड्राई वेट, लिक्विड वेट नहीं, ड्राई वेट इन किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर में ये एग्जांपल दे रखा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट
पिरामिड बचता है लास्ट वाला, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 10% एनर्जी। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है, उनके अंदर क्या भाई सबसे ज्यादा एनर्जी, यानी कि 10,000 फॉर एग्जाम्पल है ये। प्राइमरी कंज्यूमर के पास उससे कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास उसके कम है, और टर्शरी कंज्यूमर के पास उससे भी कम है। दैट इज नोन एज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊपर जाते हुए हमेशा एनर्जी घटती है। और ये सारे पिरामिड आप कैसे देख रहे हो, सीधे अपराइट बने हुए। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसमें पिरामिड उल्टा बनता है। किस में बनता है भाई, जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ किस में पिरामिड उल्टा बनता है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। बात करोगे इन्वर्टेड पिरामिड, सब में अपराइट बन रहा था लेकिन एक में इन्वर्टेड बनता है, द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम। किसमें, ट्री इकोसिस्टम में। यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा सी के अंदर, हमेशा समुद्र के अंदर इन्वर्टेड बनता है। किसका, बायोमास ऑफ फिशेस का इज मोर देन फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अगर आप प्लैंक्टॉन्स देख रहे हो ना, ऐसे बनेगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इसके अंदर प्रोड्यूसर्स हैं कौन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इसके अंदर प्रोड्यूसर्स हैं। फिर इसके ऊपर कौन आ जाएंगे, जू प्लैंक्टॉन्स, फिर उसके ऊपर आ जाएंगे स्मॉल फिश, फिर उसके ऊपर आ जाएगा क्या, उसके ऊपर आ जाएंगे बिग फिश। तो बिग फिश डॉल्फिन हो गया, वो क्या फाइटोप्लैंक्टॉन से बायोमास में कम है, नहीं। तो जितनी भी बिग फिश है उनका बायोमास कैसा है, ज्यादा है। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। ऐसे बनेगा, ऐसे अपराइट बनेगा। ऊपर आएंगे इसके अंदर बिग फिश, उसके नीचे आ जाएंगे स्मॉल फिश, फिर जू प्लैंक्टॉन्स, और फिर फाइनली आ जाएंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। यानी कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो कि प्रोड्यूसर्स है उसका बायोमास कम है ना, और बायोमास बढ़ रहा है जैसे जैसे इनका साइज बढ़ रहा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है ना। यानी कि बायोमास का सिर्फ उल्टा है, किसका, बायोमास का। बायोमास का सिर्फ उल्टा है, बाकी सबका सीधा है। एनर्जी का भी सीधा है, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, क्योंकि हमेशा एनर्जी तो कम ही होगी। 10% लॉ ऑफ एनर्जी है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास एक्सेप्शन है, वो भी सिर्फ समुद्र के अंदर। याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये रहा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। हाइपर पैरासाइट्स देखोगे, पैरासाइट, हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर्स, ये भी उल्टे हैं। ये किसका है, डिकम्पोजिशन के अंदर हो रहा है। सबसे ऊपर हाइपो पैरासाइट है जिनका बायोमास बहुत ज्यादा है, फिर पैरासाइट का उसका बायोमास कम है, हर्बीवोरस का कम है, प्रोड्यूसर्स का उससे भी कम है। ये नंबर का है, यानी कि हाइपो पैरासाइट्स बहुत सारे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अमाउंट में, फिर पैरासाइट्स है, हर्बीवोरस है। तो आपको इसमें दो चीजें देखो कंक्लूड करके लिखनी है। वो कंक्लूड करके क्या रखोगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नंबर, बायोमास और नंबर का कैसा हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, उल्टा हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज जो हमेशा याद रखनी है, कैसे भी वो घुमा फिरा के दे दे, वो क्या है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगी, हमेशा और हमेशा कैसी होगी, अपराइट। हमेशा और हमेशा कैसी होगी, अपराइट होगी। बस 2 मिनट और, ठीक है। तो हमेशा और हमेशा कैसी होगी, अपराइट होगी। तो आई होप आज का चैप्टर मैंने 10 मिनट ऊपर चला गया है ना, 75 मिनट्स का हो गया होगा, बट पूरा आपका इकोलॉजी का यूनिट मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो ये सारी की सारी चीजें, तो आप सब लोग मेरे साथ संकल्प 2.0 में जुड़ सकते हो, है ना, जहाँ पे आपका कंप्लीट बैच चल रहा है। एंड तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर एंड गुड बाय।